तकनीक की दुनिया में आजकल एक बहुत बड़ी और बहुत ही आम चुनौती देखने को मिल रही है। मतलब आज के समय में जब भी कोई नया बिजनेस शुरू होता है तो एक बुनियादी मांग होती है ऐप बनाने की। हर कोई चाहता है कि उसका ऐप मोबाइल पर भी शानदार चले, वेब पर भी बिल्कुल स्मूथ रहे और डेस्कटॉप पर भी कोई कमी ना लगे। हाँ बिल्कुल, डेस्कटॉप पर भी बेहतरीन चले। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी शर्त होती है और वो ये कि परफॉर्मेंस या गति उससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो हर क्लिक के बाद 2 सेकंड तक सोचता रहे। एकदम सही बात है। और अगर हम इंडस्ट्री के नजरिए से देखें तो ये हमेशा से एक बहुत बड़ा सिरदर्द रहा है। अगर हम कुछ साल पीछे मुड़कर देखें तो अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग-अलग कोडिंग करनी पड़ती थी। मतलब iOS के लिए अलग और एंड्रॉयड के लिए अलग। हाँ, बिल्कुल। iOS के लिए स्विफ्ट में कोड लिखने वाली एक पूरी अलग टीम होती थी और एंड्रॉयड के लिए जावा में काम करने वाली दूसरी टीम। फिर वेब के लिए अलग डेवलपर्स। इन सभी को एक साथ मैनेज करना। बाप रे। हाँ, एक ही समय पर नए फीचर्स लॉन्च करना और बग्स को फिक्स करना, ये समय और संसाधन दोनों की बहुत बड़ी खपत है। किसी भी स्टार्टअप के लिए ये एक लॉजिस्टिक और वित्तीय दुस्वप्न जैसा होता है। बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ और इसीलिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हम इसी बड़ी समस्या के एक बहुत ही शानदार समाधान पर बात करने वाले हैं। आज हमारे पास रॉयल रिसर्च द्वारा प्रदान किए गए कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स और तकनीकी लेख हैं। जी। इन स्रोतों के आधार पर आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य डार्ट और फ्लटर की इस मशहूर जोड़ी के रहस्य को गहराई से समझना है। हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर क्यों ये दोनों मिलकर ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में इतनी तेजी से क्रांति ला रहे हैं। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम भारी तकनीकी शब्दों को रटने के बजाय इनके पीछे के तर्क और असल दुनिया में इनके प्रभाव को समझेंगे। तो चलिए सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। डार्ट और फ्लटर का नाम आजकल हर डेवलपर की जुबान पर है, लेकिन हम शुरुआत डार्ट से करते हैं। आखिर ये डार्ट क्या है और अचानक से एक नई प्रोग्रामिंग भाषा की इतनी जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए, अगर हम रॉयल रिसर्च के दस्तावेजों के संदर्भ में बात करें तो डार्ट कोई रातों रात बनी साधारण प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। ये गूगल द्वारा विकसित की गई एक क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड प्रोग्रामिंग भाषा है। क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड, इसका मतलब? अब इस शब्द का मतलब समझना बहुत जरूरी है। क्लाइंट ऑप्टिमाइज्ड का सीधा सा मतलब ये है कि इसे खास तौर पर यूजर इंटरफेस यानी स्क्रीन पर दिखने वाले ऐप्स को बहुत तेजी से चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, मतलब सर्वर की बजाय सीधा स्क्रीन पर फोकस? बिल्कुल। सर्वर साइड के लिए तो बहुत सी भाषाएं हैं, लेकिन डार्ट का मुख्य फोकस वो स्क्रीन है जिसे यूजर छूता है और देखता है। और सबसे बड़ी बात, ये डार्ट ही है जो फ्लटर की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करती है। फ्लटर का पूरा ढांचा इसी के दम पर खड़ा है। ये बहुत दिलचस्प है कि इसे खास तौर पर यूआई के लिए बनाया गया है। रॉयल रिसर्च के नोट्स में इसके कुछ खास फीचर्स का जिक्र है जो इसे इतना मजबूत बनाते हैं। जैसे कि एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। हाँ, इसका मतलब है कि ये स्टैटिकली टाइप्ड है। अगर इसे एक आसान एनालॉजी से समझें तो मैं कहूंगा ये वैसा ही है जैसे किसी एक्सक्लूसिव क्लब के बाहर खड़ा कोई सख्त गार्ड जो अंदर जाने से पहले ही सबका पहचान पत्र और ड्रेस कोड चेक कर लेता है ताकि अंदर जाके कोई हंगामा ना हो। अरे वाह, ये एक बहुत ही बेहतरीन और सटीक एनालॉजी है। प्रोग्रामिंग की दुनिया में स्ट्रांगली टाइप्ड होने का मतलब है कि डेवलपर्स को कोड लिखते समय ही ये स्पष्ट रूप से तय करना होता है कि कोई विशेष वेरिएबल किस प्रकार का डेटा रखेगा। मतलब नंबर या टेक्स्ट? हाँ, उदाहरण के लिए क्या वो वेरिएबल सिर्फ एक संख्या स्टोर करेगा या कोई शब्द। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब कोड को कंपाइल किया जा रहा होता है, डार्ट उसी समय गलतियों को पकड़ लेता है। यानी डेवलपर को ऐप के रन होने और क्रैश होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिल्कुल नहीं। पारंपरिक भाषाओं में अक्सर ऐसा होता है कि कोड लिखते समय गलती पकड़ में नहीं आती, लेकिन जब ऐप लाइव होता है और कोई यूजर किसी टेक्स्ट बॉक्स में नंबर की जगह कोई अक्षर डाल देता है तो ऐप अचानक क्रैश हो जाता है, जो कि बहुत खराब एक्सपीरियंस है। हाँ, डार्ट का ये सख्त रवैया डेवलपर्स को कोड लिखते ही एक लाल रंग की लाइन दिखाकर बता देता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसे पहले ठीक करें। इससे प्रोडक्शन में जाने वाला कोड बहुत ज्यादा भरोसेमंद बन जाता है। ये तो डेवलपर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। गलतियां पहले ही पकड़ ली जाएं तो बाद में होने वाली बड़ी दुर्घटनाओं और यूजर्स की खराब रेटिंग से बचा जा सकता है। इसके बाद रॉयल रिसर्च के लेख में एक और दिलचस्प बात कही गई है। इसे एक कंपाइल्ड लैंग्वेज बताया गया है। जी।
नोट्स में लिखा है कि ये मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए नेटिव कोड में और वेब के लिए जावास्क्रिप्ट में बदल जाती है। ये एक भाषा का इतने अलग-अलग रूपों में बदलना काम कैसे करता है? देखिए, यहाँ डार्ट की असली इंजीनियरिंग सामने आती है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो यही खूबी डार्ट को हर प्लेटफॉर्म पर बेहतरीन प्रदर्शन करने लायक बनाती है। नेटिव कोड का मतलब है डिवाइस की अपनी मातृभाषा। मतलब आईफोन की अपनी भाषा। बिल्कुल। एक आईफोन का प्रोसेसर जिस भाषा को सीधा समझता है, डार्ट का कोड उसी मशीन भाषा में बदल जाता है। इसी तरह एंड्रॉयड के लिए भी इसका फायदा ये होता है कि डिवाइस को उस कोड को समझने या ट्रांसलेट करने में कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो सीधे कमांड लेता है और काम करता है। हाँ। और वेब के मामले में क्या होता है? क्योंकि वेब ब्राउजर्स तो मशीन कोड नहीं समझते। एकदम सही सवाल। वेब ब्राउजर्स की अपनी एक सार्वभौमिक भाषा है, जावास्क्रिप्ट। क्रोम हो, सफारी हो या मोजिला, सभी इसे समझते हैं। तो डार्ट यहाँ बहुत बड़ी समझदारी दिखाता है। वेब के लिए डार्ट का कंपाइलर डार्ट कोड को लेता है और उसे बेहद ऑप्टिमाइज्ड जावास्क्रिप्ट कोड में बदल देता है। क्या बात है। हाँ, यह लचीलापन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यह हर प्लेटफॉर्म की भाषा बोलना जानता है। मतलब ये हर सांचे में बिल्कुल सटीक फिट हो जाता है। अब आते हैं एक और भारी भरकम शब्द पर जो दस्तावेजों में प्रमुखता से उभरा है, एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसमें फ्यूचर और स्ट्रीम जैसे फीचर्स की बात की गई है। अक्सर भारी ऐप्स में हमने देखा है कि जब वे कुछ लोड कर रहे होते हैं तो पूरी स्क्रीन अटक जाती है, हम कहीं क्लिक नहीं कर पाते। क्या एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग इसी समस्या का समाधान है? 100%। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का मतलब है एक काम खत्म होने के बाद ही दूसरा काम शुरू होना। अगर ऐप इंटरनेट से कोई बड़ी फाइल डाउनलोड कर रहा है तो जब तक वो फाइल पूरी नहीं आ जाती, ऐप कोई और काम नहीं करेगा। मतलब स्क्रीन बिल्कुल फ्रीज हो जाएगी। हाँ, लेकिन डार्ट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को बहुत गहराई से बुना गया है। अब अगर इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझें तो ये कैसा होगा? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया गया है। अगर सिस्टम सिंक्रोनस है तो ऑर्डर देने के बाद काउंटर पर ही खड़े होकर खाने का इंतजार करना पड़ेगा। उस दौरान न तो कोई और काम किया जा सकता है, न ही अपनी टेबल पर जाकर बैठा जा सकता जो है। कि कोई नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल। लेकिन एसिंक्रोनस सिस्टम में ऑर्डर देने के बाद एक टोकन मिल जाता है जो डार्ट में फ्यूचर कहलाता है। अब वापस अपनी टेबल पर जाकर दोस्तों से बात की जा सकती है, पानी पिया जा सकता है और जब खाना तैयार हो जाएगा तो वो टोकन बता देगा कि ऑर्डर आ गया है। बात खूब। डार्ट में जब ऐप बैकग्राउंड में कोई भारी डेटा ला रहा होता है तो मुख्य यूआई थ्रेड ब्लॉक नहीं होता। यूजर स्क्रॉल कर सकता है, दूसरे बटन्स दबा सकता है और जब डेटा आ जाता है तो वो स्क्रीन पर दिख जाता है। ये तो एंड यूजर एक्सपीरियंस के लिए गेम चेंजर है। कोई भी ऐसा ऐप इस्तेमाल नहीं करना चाहता जो हर छोटी सी प्रोसेसिंग के बाद सोचने लग जाए। डार्ट के बारे में एक और मुख्य बात ये बताई गई है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसमें क्लासेस और इनहेरिटेंस का इस्तेमाल होता है। ये क्यों जरूरी है? जब कोड बेस बहुत बड़ा हो जाता है, मान लीजिए लाखों लाइनों का कोड, तो उसे व्यवस्थित रखना सबसे बड़ी चुनौती होती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ढांचा डेवलपर्स को अपने कोड को छोटे छोटे मॉड्यूलर और स्वतंत्र हिस्सों में बांटने की सुविधा देता है। जैसे किसी चीज के अलग अलग हिस्से बना लेना। हाँ, जैसे एक यूजर नाम की क्लास बना ली और उसमें यूजर से जुड़ी सारी जानकारी और काम करने के तरीके डाल दिए। इससे कोड को समझना, उसमें सुधार करना और अगर कोई नया डेवलपर टीम में आता है तो उसके लिए पूरे सिस्टम को समझना बहुत आसान हो जाता है। डार्ट की ये मजबूत नींव वाकई कमाल की है। अब इस नींव को समझने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर आते हैं जिसने असल में तहलका मचा रखा है, फ्लटर। डार्ट की इस मजबूत जमीन पर खड़ा ये फ्लटर आखिर है क्या, और ये रातों रात दुनिया भर के डेवलपर्स की पहली पसंद कैसे बन गया? मैं बताती हूँ। फ्लटर गूगल का ही एक ओपन सोर्स यूआई फ्रेमवर्क है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा टूल किट है जिसका इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत, तेज और बिल्कुल नेटिव महसूस होने वाले ऐप्स बनाए जा सकते हैं। मतलब डार्ट इंजन है और फ्लटर गाड़ी। एकदम सही। डार्ट वो इंजन है जो पीछे काम करता है और फ्लटर वो खूबसूरत गाड़ी है जिसे यूजर चलाता है। रॉयल रिसर्च के दस्तावेजों में इसके फायदों की एक लंबी सूची है। इसमें सबसे पहला और सबसे चर्चित फायदा है सिंगल कोड बेस। हाँ, ये सबसे बड़ी खूबी है। इसका सीधा सा मतलब बताया गया है कि कोड सिर्फ एक बार लिखना है और वही एक कोड iOS, एंड्रॉयड, वेब और डेस्कटॉप सब जगह चलेगा। लेकिन
यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। बिल्कुल। लागत तो कम हो जाती है, लेकिन एक सवाल उठता है, क्या एक ही कोड बेस से हम आईफोन यूजर्स और एंड्रॉयड यूजर्स दोनों को वो खास नेटिव फील दे सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि आईफोन यूजर की उम्मीदें, जैसे बटन्स का डिजाइन, स्वाइप करने का तरीका, एक एंड्रॉयड यूजर से काफी अलग होती हैं। क्या फ्लटर का एक ही कोड दोनों जगह एक जैसा और बोरिंग तो नहीं लगने लगता? ये बहुत ही शानदार और तकनीकी रूप से महत्वपूर्ण सवाल है। शुरुआती क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल्स के साथ यही सबसे बड़ी समस्या थी। वे वेब रैपर्स की तरह काम करते थे और हर डिवाइस पर एक जैसे लेकिन थोड़े सस्ते और धीमे लगते थे। लेकिन फ्लटर ने समस्या को कस्टमाइजेबल विजेट्स के जरिए सुलझाया है। वो कैसे काम करते हैं? देखिए, फ्लटर के पास विजेट्स की दो पूरी तरह से अलग-अलग लाइब्रेरीज हैं। एक है मटेरियल डिजाइन, जो एंड्रॉयड के नियमों का पालन करती है, और दूसरी है क्यूपिटिनो, जो पूरी तरह से एप्पल के iOS डिजाइन नियमों पर आधारित है। अच्छा। डेवलपर्स फ्लटर में ऐसा कोड लिख सकते हैं जो चेक करता है कि ऐप किस डिवाइस पर चल रहा है। अगर ऐप आईफोन पर है तो वो अपने आप iOS स्टाइल का स्विच या बटन दिखाएगा, और अगर एंड्रॉयड पर है तो मटेरियल स्टाइल का। फ्लटर के विजेट्स इतने स्मार्ट और पिक्सल परफेक्ट हैं कि यूजर को ये एहसास ही नहीं होता कि ये ऐप किसी क्रॉस प्लेटफॉर्म टूल से बना है। वो बिल्कुल नेटिव लगता है। ये तो वाकई एक बहुत ही स्मार्ट समाधान है, दोनों दुनियाओं का सबसे बेहतरीन अनुभव देना। और अब आते हैं उस फीचर पर जिसका जिक्र रॉयल रिसर्च ने डेवलपर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के संदर्भ में किया है, हॉट रीलोड। ओह, ये तो मेरा पसंदीदा है। दस्तावेजों के अनुसार ये फीचर डेवलपमेंट की गति को कई गुना बढ़ा देता है। डेवलपर्स के लिए हॉट रीलोड किसी जादुई छड़ी से कम नहीं है। पारंपरिक तरीकों में एक बहुत बड़ी निराशा होती थी। मान लीजिए एक डेवलपर ने किसी बटन का रंग लाल से नीला किया या टेक्स्ट का फॉन्ट थोड़ा बड़ा किया। उस छोटे से बदलाव को देखने के लिए पूरे ऐप को दोबारा कंपाइल और बिल्ड करना पड़ता था, जिसमें कभी-कभी कई मिनट लग जाते थे। हाँ बिल्कुल, डेवलपर का पूरा फ्लो टूट जाता था। मतलब एक छोटे से यूआई बदलाव के लिए कॉफी ब्रेक लेने की नौबत आ जाती थी। एकदम। लेकिन फ्लटर का हॉट रीलोड इस पूरी प्रक्रिया को मिली सेकेंड्स में पूरा कर देता है। कोड में बदलाव करके जैसे ही सेव किया जाता है, वो नया रंग या नया डिजाइन तुरंत बिना ऐप को रीस्टार्ट किए और बिना उसकी मौजूदा स्थिति को खोए स्क्रीन पर दिख जाता है। बिना रीस्टार्ट किए? हाँ, ये तो रचनात्मकता के लिए एक खुला मैदान देने जैसा है। इसके साथ ही एक और बात जो बार बार उभर कर आ रही है वो है हाई परफॉर्मेंस। जी, आमतौर पे माना जाता है कि अगर कोड को एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के लिए ट्रांसलेट किया जा रहा है तो उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, लेकिन फ्लटर ऐसा नहीं होने देता। इसका मुख्य कारण फ्लटर का अपना रेंडरिंग इंजन है, जिसका नाम इम्पेलर है, जो पहले स्किया हुआ करता था। अन्य फ्रेमवर्क्स में यूआई को रेंडर करने के लिए डिवाइस के अपने नेटिव कंपोनेंट से बात करने के लिए एक ब्रिज की जरूरत होती है, एक तरह का पुल। हाँ, जब भी कोई एनिमेशन होता है, जानकारी को इस ब्रिज से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे ऐप धीमा हो जाता है। लेकिन फ्लटर कोई ब्रिज इस्तेमाल नहीं करता। यह सीधे डिवाइस के कैनवस पर अपने खुद के पिक्सेल्स पेंट करता है या हार्डवेयर से सीधे बात करता है, जिससे 60 फ्रेम प्रति सेकंड या 120 फ्रेम प्रति सेकंड के स्मूथ एनिमेशन हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। कोई ब्रिज नहीं, सीधा संवाद। तो इस सब का असल मतलब क्या है? डार्ट अपनी जगह पर एक बेहतरीन भाषा है, फ्लटर एक शानदार फ्रेमवर्क है, लेकिन इन दोनों का ये डायनेमिक डुओ जब एक साथ काम करता है तो रॉयल रिसर्च के अनुसार तेज, रिएक्टिव और स्केलेबल ऐप्स कैसे बनते हैं। यहाँ डिक्लेरेटिव यूआई जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट रुककर पहले ये समझते हैं कि ये डिक्लेरेटिव यूआई क्या है और ये पारंपरिक तरीके से कैसे अलग है। ये ऐप डेवलपमेंट की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पारंपरिक या इम्पेरेटिव तरीके में हम सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि काम कैसे करना है। उदाहरण के लिए एक बटन बनाओ, फिर उसका रंग लाल करो, फिर उसे स्क्रीन के बीच में रखो और जब कोई क्लिक करे तो उसका रंग नीला कर दो। ये बहुत लंबा और उलझाने वाला तरीका है। और डिक्लेरेटिव यूआई में क्या होता है? डिक्लेरेटिव यूआई में हम सिर्फ सिस्टम को ये बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, यानी फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए। हम कहते हैं कि मुझे स्क्रीन के बीच में एक बटन चाहिए जो मौजूदा डेटा के आधार पर लाल या नीला हो, बस। बाकी सारा काम फ्लटर का इंजन खुद संभाल लेता है। बिल्कुल, कि वो बटन कैसे बनेगा और स्क्रीन पर कैसे रेंडर होगा,
ये विजेट्स की परतें बनाना इतना आसान कर देता है कि डेवलपर सिर्फ डिजाइन पर फोकस कर सकता है, उसे बनाने की जटिल प्रक्रिया पर नहीं। ये तो काम को बहुत ही सरल बना देता है। इसके बाद लेख में एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग और डार्ट की स्ट्रीम्स। इसका क्या मतलब है? रिएक्टिव प्रोग्रामिंग का मतलब है कि ऐप हमेशा डेटा में होने वाले बदलावों के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है। मान लीजिए एक लाइव स्टॉक मार्केट का ऐप है, शेयर की कीमतें हर सेकंड बदल रही हैं। डार्ट की स्ट्रीम्स एक पाइपलाइन की तरह काम करती हैं। डेटा की पाइपलाइन? हाँ, जैसे ही सर्वर पर डेटा बदलता है, वो उस पाइपलाइन के जरिए तुरंत ऐप तक पहुंचता है। और चूंकि यूआई डिक्लेरेटिव है, फ्लटर का यूआई उस नए डेटा को देखते ही बिना किसी झटके के खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। लेकिन जब ऐप में बहुत सारा डेटा हो, जैसे यूजर की प्रोफाइल, शॉपिंग कार्ट, लाइव नोटिफिकेशंस, तो इस पूरे डेटा के फ्लो को मैनेज कैसे किया जाता है? यहाँ प्रोवाइडर और रिवर जैसे शब्दों का जिक्र है। इन टूल्स को स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस कहा जाता है। जब ऐप बड़ा होता है तो अलग-अलग स्क्रीन्स को एक ही डेटा की जरूरत पड़ सकती है। जैसे शॉपिंग कार्ट में कितने आइटम हैं, ये जानकारी होम स्क्रीन पर भी दिखानी होती है और चेकआउट स्क्रीन पर भी। सही बात है। तो प्रोवाइडर या रिवरपॉड एक तरह से डेटा के ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि डेटा पूरे ऐप में सही जगह सही समय पर पहुंचे और जहां भी उस डेटा का इस्तेमाल हो रहा है वो स्क्रीन तुरंत अपडेट हो जाए। ये तो ऐसा है जैसे पूरे घर के पंखे और लाइटें एक केंद्रीय स्मार्ट सिस्टम से जुड़े हों और जरूरत के हिसाब से खुद ही चालू या बंद हो जाएं। एकदम सही उदाहरण है। तो क्या ये स्केलेबिलिटी में भी मदद करता है? कल को अगर स्टार्टअप एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी बन जाए और ऐप में सैकड़ों नए फीचर्स जोड़ने पड़ें, तो क्या ये ढांचा उसे संभाल पाएगा? बिल्कुल संभाल पाएगा। स्केलेबिलिटी का मतलब ही यही है कि प्रोजेक्ट के बड़े होने पर कोड उलझे नहीं और ऐप क्रैश ना हो। फ्लटर का मॉड्यूलर आर्किटेक्चर और डार्ट का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ढांचा कोड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटने की सुविधा देता है। इसे लेगो के टुकड़ों की तरह समझें। लेगो ब्लॉक्स? हाँ, अगर ऐप में कोई नया पेमेंट फीचर जोड़ना है तो पूरे घर की नींव को छेड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस एक नया लेगो ब्लॉक बनाते हैं और उसे सही जगह पर फिट कर देते हैं। अगर कोई पुराना हिस्सा खराब होता है तो सिर्फ उस एक ब्लॉक को बाहर निकालकर ठीक किया जा सकता है। ये तो बहुत ही शानदार है। अब तक हमने बुनियादी बातें और उनके फायदे समझे। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। रॉयल रिसर्च के दस्तावेजों में डार्ट के कुछ बेहद उन्नत और प्रोफेशनल फीचर्स का भी खुलासा किया गया है। जी, एडवांस फीचर्स। जेनेरिक्स और कलेक्शंस का जिक्र है। जो लोग तकनीकी गहराई में जाना पसंद करते हैं, उनके लिए ये समझना दिलचस्प होगा कि बड़े स्तर के प्रोजेक्ट्स में इनका क्या रोल है। मैं इसे सरल शब्दों में समझाती हूँ। जेनेरिक्स प्रोग्रामिंग की दुनिया में सुरक्षित और दोबारा इस्तेमाल होने वाले कोड लिखने का एक बहुत ही ताकतवर तरीका है। बिना जेनेरिक्स के अगर आपको संख्याओं की एक सूची बनानी है तो एक अलग कोड लिखना होगा, और अगर शब्दों की सूची बनानी है तो फिर से एक नया कोड, जो कि बहुत मेहनत का काम है। हाँ, जेनेरिक्स डेवलपर्स को एक ऐसा ढांचा बनाने की सुविधा देता है जो किसी भी तरह के डेटा के साथ काम कर सके। और सबसे अच्छी बात ये सुनिश्चित करता है कि अगर आपने कहा है कि ये सिर्फ संख्याओं की सूची है, तो कोई गलती से उसमें शब्द नहीं डाल सकता। डार्ट तुरंत एरर दिखा देगा। और कलेक्शंस जैसे कि लिस्ट्स, सेट्स और मैप्स, ये भारी मात्रा में डेटा को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से स्टोर करने के तरीके हैं। इसके बाद एक और दिलचस्प बात सामने आती है, मिक्सेस और एक्सटेंशंस। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बड़े प्रोजेक्ट्स में अक्सर एक ही कोड को कई जगह बार बार लिखने की मजबूरी होती है। क्या मिक्सेस इसका समाधान है? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। सामान्य इनहेरिटेंस में एक क्लास सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास से खूबियां ले सकती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें एक क्लास में अलग अलग जगहों से खूबियां चाहिए होती हैं, पर हम कोड को बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते। तो वहां मिक्सेस काम आते हैं। जी, मिक्सेस की मदद से हम किसी भी खूबी को एक अलग ब्लॉक में लिख सकते हैं और उसे एक साथ कई अलग अलग क्लासेस में मिक्स कर सकते हैं, वो भी बिना एक जटिल इनहेरिटेंस ट्री बनाए। और एक्सटेंशंस, इनका क्या काम? एक्सटेंशंस की मदद से किसी भी पुरानी या पहले से बनी हुई क्लास के मूल कोड को छेड़े बिना उसमें नई खूबियां जोड़ी जा सकती हैं। मान लीजिए डार्ट की स्ट्रिंग क्लास है जो टेक्स्ट को संभालती है। आप चाहते हैं कि हर टेक्स्ट का पहला अक्षर कैपिटल करने का एक आसान तरीका हो। आप मूल क्लास को बदल नहीं सकते, लेकिन एक एक्सटेंशन लिखकर उसमें वो नई खूबी जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। ये तो ऐसा है जैसे कार का इंजन खोले बिना या उसकी वारंटी तोड़े बिना उसमें बाहर से कोई नया और शानदार गैजेट लगा देना। बहुत ही
सुरक्षित और प्रभावी। अब आते हैं उस फीचर पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, आइसोलेट्स के साथ कॉन्करेंसी। ये डार्ट का बहुत ही खास फीचर है। आमतौर पर जब एक साथ बहुत सारे काम करने होते हैं तो थ्रेड्स का नाम सुना जाता है, लेकिन ये आइसोलेट्स क्या हैं और ये आम थ्रेड्स से कैसे अलग हैं? कंप्यूटर साइंस में एक साथ कई काम करना हमेशा से एक जटिल विषय रहा है। आम थ्रेड्स की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, वे एक ही मेमोरी को साझा करते हैं। शेड स्टेट, इसमें क्या खराबी है? मान लीजिए दो लोग एक ही समय पर एक ही बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वे एक साथ काम करते हैं और सही तरीके से लॉक नहीं लगाए गए हैं, तो हिसाब पूरी तरह से गड़बड़ा सकता है या सिस्टम क्रैश हो सकता है। समझ गया। डार्ट में आइसोलेट्स इस समस्या को जड़ से खत्म कर देते हैं। हर आइसोलेट की अपनी अलग, पूरी तरह से प्राइवेट मेमोरी होती है। तो अगर उनकी मेमोरी बिल्कुल अलग है तो वे आपस में बात कैसे करते हैं? यही इसका सबसे सुरक्षित हिस्सा है। वे सिर्फ मैसेज पास करके आपस में बात करते हैं। इसे ऐसे समझें कि एक आइसोलेट एक पूरी तरह से साउंड प्रूफ कमरे में बैठा है और वो 4K वीडियो को प्रोसेस करने का भारी काम कर रहा है। उसे मुख्य ऐप से कोई लेना देना नहीं है, वो मुख्य ऐप की मेमोरी को छू भी नहीं सकता। अच्छा। जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वो बस एक पर्ची दरवाजे के नीचे से मुख्य ऐप को सरका देता है कि लो वीडियो तैयार है। इससे डेटा के आपस में टकराने या ऐप के फ्रीज होने का खतरा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ये तो कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग को संभालने का एक अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित और शानदार तरीका है। तो आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा को अगर समेटा जाए तो रॉयल रिसर्च द्वारा दिए गए इन स्रोतों ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि डार्ट और फ्लटर सिर्फ कुछ नए टूल्स या फ्रेमवर्क्स नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये दोनों मिलकर आधुनिक ऐप डेवलपमेंट का भविष्य गढ़ रहे हैं। मैं भी यही कहूंगी, इन दोनों का तालमेल एक बहुत ही शक्तिशाली इकोसिस्टम बनाता है। इस जोड़ी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये न केवल तेज और शानदार ऐप्स बनाने की सुविधा देती है, बल्कि ये सीखने वालों से लेकर अनुभवी डेवलपर्स तक सभी के लिए असीमित संभावनाएं खोलती है। समय और लागत दोनों की बचत। हाँ, एक ही कोड बेस से हर डिवाइस पर राज करने की ये तकनीक वाकई बेजोड़ है। और इसी के साथ हम इस गहन विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं, लेकिन जाने से पहले इन सभी तकनीकी चमत्कारों को देखने के बाद जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। वो क्या? अगर डार्ट और फ्लटर की मदद से सिर्फ एक बार कोड लिखकर मोबाइल, वेब और डेस्कटॉप पर बिल्कुल नेटिव जैसा अनुभव दिया जा सकता है, और वो भी इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ, तो क्या भविष्य में अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए विशेष रूप से कोडिंग करने की पारंपरिक कला पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये सोचने वाली बात है। क्या ये क्रॉस प्लेटफॉर्म तकनीक भविष्य में प्रोग्रामिंग की दुनिया का इकलौता मानक बन जाएगी और बाकी सब इतिहास का हिस्सा बन जाएगा? श्रोताओं के लिए ये एक ऐसा विचार है जिस पे उन्हें खुद एक्सप्लोर करना चाहिए। यह एक ऐसा उत्तेजक सवाल है जिस पर पूरी सॉफ्टवेयर कम्युनिटी में बहस चल रही है। बिल्कुल। इस सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। रॉयल रिसर्च के इस बेहतरीन शोध के जरिए डार्ट और फ्लटर की इस दुनिया को गहराई से समझना वाकई एक शानदार अनुभव रहा। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा।